Hello dear students, as usual I am Navneel Gaud from Tagore School Parvasar, and in this video we are studying about the 8th class social science book. इस वीडियो में हम लोग स्टडी कर रहे हैं सामाजिक विज्ञान की बुक को। 8th क्लास में जो सामाजिक विज्ञान सब्जेक्ट है उसमें 3 बुक्स अप्लाई की गई है इस नए सेशन में। 3 किताबें हैं इसमें आपके 8th क्लास की सामाजिक की जो स्टडी है, सामाजिक विज्ञान जो विषय है उसमें 3 किताबें इस वर्ष नए सिलेबस के अकॉर्डिंग आई है, जिसमें से हम एक जो हमारी बुक है हमारे अतीत पार्ट 3 ये हम लोग स्टडी कर रहे हैं। इस बुक का 1 लेसन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। ये जो फर्स्ट बुक है, अभी हम केवल उन 3 किताबों में से एक किताब की बात कर रहे हैं, हमारे अतीत पार्ट 3। ये पार्ट 3 8th क्लास में है, पार्ट 2 जो है वो 7th में है, पार्ट 6 जो है वो पार्ट 1 जो है वो 6 में है, पार्ट 2 7th में है और पार्ट 3 जो है वो 8th में है। तो अभी हम हमारे अतीत पार्ट 3 ये जो हमारी एक किताब है 3 में से, उसका 1 लेसन कंप्लीट कर चुके हैं अपने पिछले वीडियो में, और इसके जो क्वेश्चन आंसर है वो भी मैंने आपको कंप्लीट करवा दिए थे पिछले वीडियो में। केवल एक लास्ट क्वेश्चन रह गया था जो कि हम लोग डिस्कस कर रहे थे, लेकिन बीच में ही कोई आ गया था पिछली बार, इसलिए वो रह गया बीच में। तो मैं अभी पहले आपको वो लास्ट क्वेश्चन कंप्लीट करवाऊंगा और फिर हम लोग दूसरी बुक को आज स्टार्ट करेंगे। मैं चाहता हूं कि तीनों बुक्स को हम लेकर चलें। जैसे 1 बुक में हमने 1 लेसन कंप्लीट कर लिया, इसके क्वेश्चन आंसर कर लिए, फिर हम अब उसके बाद 2nd बुक को लेंगे। 2nd बुक में से भी 1 लेसन कंप्लीट करेंगे, उसके क्वेश्चन आंसर करेंगे, फिर हम 3rd बुक को स्टार्ट करेंगे। ऐसे हम तीनों बुक्स में 1 बाय 1 करते जाएंगे। तो यहां पर आज मैं ये जो लास्ट क्वेश्चन बच गया था पिछले वीडियो में, फर्स्ट लेसन का लास्ट क्वेश्चन, बाकी के क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं आपको कंप्लीट, और आशा करता हूं कि आपने अपनी नोटबुक्स में भी कंप्लीट कर लिए होंगे अच्छी बेटर हैंडराइटिंग में। लास्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे थे, आइए करके देखें। क्वेश्चन नंबर 5, क्या आप आज की दुनिया के कुछ सर्वेक्षणों का उदाहरण दे सकते हैं? एक तो ये प्रश्न है, इसमें 2-3 प्रश्न है इस एक ही प्रश्न में। तो इसका उत्तर सबसे पहले देंगे हम। आज की दुनिया के सर्वेक्षणों के उदाहरण निम्नलिखित दिए जा सकते हैं। मैं जो देखो बोल रहा हूं ना उसको लिखना है आपको, तो उसको आप स्टॉप करके भी या बैक करके भी सुन सकते हैं वापस। आज की दुनिया के कुछ सर्वेक्षणों के उदाहरण निम्न तरह से दिए जा सकते हैं। नंबर 1 जनगणना, और जनगणना, नंबर 1 जनगणना। इससे अनेकों प्रकार की सूचनाएं प्राप्त होती है। ये आप लिख दीजिए इसमें, जनगणना नंबर 1 हो गया। जनगणना, अनेक प्रकार की सूचनाएं प्राप्त होती है। हर 10 वर्षों से जनगणना की जाती है, हर 10 वर्षों से जनगणना की जाती है। तो ये एक प्रकार का सर्वेक्षण हो गया। आजकल जो होते हैं सर्वेक्षण, उनके उदाहरण दे रहे हैं हम। तो आजकल जनगणना होती है, अभी भी होती है, पहले भी होती थी, हर 10 सालों से जनगणना होती है। इसमें अनेक प्रकार की सूचनाएं प्राप्त होती है। ये एक प्रकार का सर्वेक्षण हो गया आजकल का। नंबर 2 जमीनों का सर्वेक्षण। इसमें आप डैश लगा के लिख देना कि सरकार हर खेत और हर जमीन का सर्वेक्षण करवाती है और उसकी लंबाई चौड़ाई का हिसाब रखती है। जमीन की किस्म निर्धारित करती है कि ये जमीन किस किस्म की है, और जमीनों को अलग अलग श्रेणियों में विभाजित करती है। इस तरह जमीनों का सर्वेक्षण किया जाता है। तो ये आज भी होता है जमीनों का सर्वेक्षण। कोई जमीन खेती की है तो वहां खेती हो सकती है, कोई जमीन आवासीय है रेसिडेंशियल, तो वहां पर मकान बना के रहा जा सकता है। कई जमीनें कमर्शियल कैटेगरी की होती है, वहां दुकानें बनाई जा सकती है, मॉल बनाए जा सकते हैं। तो ये जो मैंने बोला है ये आपको दूसरे में लिखना है, जमीनों का सर्वेक्षण। और तीसरा है गिरदावरी, तीसरा सर्वेक्षण। इसमें डैश लगा के आपको लिखना है
कि जब किसान खेत में फसल बोता है तो पटवारी आकर के ये सर्वेक्षण करता है कि खेत के कितने भाग में कौन सी फसल बोई गई है। इस प्रकार का सर्वेक्षण इकट्ठा करके और आगे सरकार को भेजा जाता है, जिससे सरकार को यह पता चलता है कि इस बार कितनी मात्रा में कौन सी फसल पैदा होने वाली है और उसके अनुरूप सरकार तैयारी करती है ताकि सब लोगों को सब प्रकार की चीजें मिले। तो ये जो फसलों का सर्वेक्षण है जिसको गिरदावरी कहा जाता है, ये आज भी होता है। तो आजकल होने वाले सर्वेक्षण, वैसे और भी सर्वेक्षण होते हैं, लेकिन ये जो सर्वेक्षण मैंने 3 बताए हैं ये अभी आज भी होते हैं और ये रेगुलर होने वाले सर्वेक्षण है। तो हमने इस प्रश्न में एक जो प्रश्न था उसका आंसर लिख दिया। पहला क्या था इसमें कि क्या आप आज की दुनिया के कुछ सर्वेक्षणों का उदाहरण दे सकते हैं, तो अपन ने दे दिया। दूसरा क्या है, सोचकर देखिए कि खिलौना बनाने वाली कंपनियों को यह पता कैसे चलता है कि बच्चे किन चीजों को ज्यादा पसंद करते हैं, या सरकार को यह कैसे पता चलता है कि स्कूलों में बच्चों की संख्या कितनी है। तो इसके 2 प्रश्न हैं। एक तो खिलौने किस तरह की चीजें पसंद है बच्चों को, तो ये खिलौना कंपनियां, इसका आंसर ये लिखना आपको कि खिलौना कंपनियां भी सर्वेक्षण करती है। बच्चों के पास पहुंचकर विभिन्न एरियाज में विभिन्न प्रकार के सर्वेक्षण करके खिलौनों की कंपनियां बच्चों की पसंद और नापसंद का पता लगाती है और उसके अनुसार खिलौने बनाती है। ये तो हो गया उसका। फिर अगला, जो भी अलग अलग लिख रहे हैं ना आंसर, इनको थोड़ा पैराग्राफ चेंज कर करके लिखना। अगला बताया कि स्कूलों में बच्चों की संख्या कितनी है, ये कैसे पता चलता है सरकार को। तो इसका आंसर अलग पैराग्राफ चेंज करके लिखना कि हर स्कूल सरकार को विभिन्न तरीके की सूचनाएं भेजती है। सरकार को जिस जिस प्रकार की सूचनाओं की आवश्यकता होती है, अलग अलग श्रेणियों के हिसाब से, लिंग के हिसाब से, जाति के हिसाब से, क्षेत्र के हिसाब से और अन्य प्रकार की सूचनाएं हर स्कूल सरकार को प्रेषित करती है और उन्हीं सूचनाओं के आधार पर सरकार को पता चलता है कि स्कूलों में बच्चों की संख्या कितनी है। तो ये अलग हो गया इसका आंसर। और अंत में लिखा है, इतिहासकार ऐसे सर्वेक्षणों से क्या हासिल कर सकते हैं। तो यहां इसका आंसर आपको अलग पैराग्राफ में लिखना है। इतिहासकार इस प्रकार के सर्वेक्षणों से विभिन्न सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं जिनके आधार पर वो इतिहास लिख सकते हैं, या विभिन्न समय काल की तुलना कर सकते हैं। तो ये एक अलग अलग इसमें जो क्वेश्चंस थे वो अलग अलग आंसर मैंने बताए हैं आपको। तो ये लास्ट का क्वेश्चन पिछले वीडियो में रह गया था, ये आपको कंप्लीट करना है जैसे मैंने बताया आपको। और ये अपना एक लेसन कंप्लीट हो गया इस एक बुक में, जो कि है हमारे अतीत पार्ट 3। ये 1 बुक है आपकी, 3 बुक्स है टोटल आपके 8th क्लास में सामाजिक की, उसमें से 1 बुक का 1 लेसन कंप्लीट हो गया अपना। अब हम सेकंड बुक लेते हैं। ये आपकी सेकंड बुक है सामाजिक विज्ञान में, इसका नाम है सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन। ये भी पार्ट 3 है। जैसे ये पार्ट 3 था, हमारे अतीत वाली बुक का भी पार्ट 3 था, ऐसे ही ये जो बुक है सेकंड वाली, इसका भी पार्ट 3 है। इसका फर्स्ट और सेकंड पार्ट 6th और 7th क्लास में चल रहा है। इसका भी फर्स्ट और सेकंड पार्ट 6th और 7th क्लास में चल रहा है, थर्ड पार्ट आपके 8th में। ऐसे ही इसका भी थर्ड पार्ट आपके 8th में। ये इसका नाम है, देखो ये भी सामाजिक विज्ञान लिखा हुआ है इसमें भी, और इसमें भी सामाजिक विज्ञान है, यानी दोनों बुक्स तो सामाजिक विज्ञान की ही है, लेकिन इसमें ये जो पार्ट है सामाजिक विज्ञान का, उसका नाम है हमारे अतीत पार्ट 3। और ये जो दूसरी बुक है इसका नाम है सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन पार्ट 3। ये दूसरी बुक आज हम लोग स्टार्ट करेंगे, इसका फर्स्ट लेसन स्टार्ट करेंगे अपन आज, और इसका 1 लेसन कंप्लीट हो जाएगा ना, फिर अपन थर्ड बुक को लेंगे, उसका भी 1 लेसन कंप्लीट करेंगे। यहां पर अध्याय 1 है ये इसका, इस बुक का, जिसका नाम है सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन पार्ट 3। इसका जो फर्स्ट लेसन है वो है भारतीय संविधान।
संविधान के बारे में आप थोड़ा बहुत जानते होंगे कि हमारे देश में जो कानून है, जिस कानून से हमारा देश चल रहा है, हमारे देश के अंदर जो व्यवस्थाएं चल रही है, अरेंजमेंट्स चल रहे हैं, देश जिस आधार पर चल रहा है, सारी व्यवस्थाएं जिस आधार पर चल रही है, वो जो व्यवस्थाएं हैं, वो जो नियम कानून हैं, वो जिस बुक में लिखे हुए हैं, जिस बुक में या जिस पुस्तक में लिखे गए हैं, वो संविधान कहलाता है। कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं इंग्लिश में इसको। और भारत में हम लोग कई बार ये भी सुनते हैं, या आपको शायद जानकारी भी होगी, कि हमारा देश जो है 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गया था, लेकिन आज़ादी मिलते ही हमारा संविधान लागू नहीं हुआ था। तो संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। 1947 में हमें फ्रीडम मिल गई थी, आज़ादी मिल गई थी, लेकिन 1950 में यानी 1950 में हमारा खुद का संविधान लागू हुआ। तब तक लगभग 3 सालों तक, 47 के बाद में 48, 49, 50, 3 सालों तक संविधान लिखते रहे देश के बड़े जो विद्वान लोग थे, जिसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अहम स्थान है। एक संविधान निर्मात्री सभा बनाई गई, उसको जिम्मेदारी दी गई कि आपको भारत का संविधान बनाना है। और वो संविधान निर्मात्री जो सभा थी, जिसमें कई विद्वान लोग थे, उन्होंने संविधान लिखा, लेकिन ज़्यादा जो रोल था वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का ही था। इस तरह से भारत का संविधान बना और उसको फिर 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। और उसमें फिर बाद में भी कई सारे संशोधन हुए, कई सारे बदलाव होते रहे, अभी भी होते रहेंगे। संविधान में भी संशोधन होते हैं। कई बार ऐसी लगता है ना कि संविधान में ये चीज ठीक करनी चाहिए, इसको सुधारना चाहिए, तो संविधान में संशोधन किया जाता है। लेकिन वो इतना आसान नहीं है कि भारत के जो चुने हुए जनप्रतिनिधि होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा, उन सब में एक बहुत बड़ा मेजोरिटी, बहुत बड़ा समर्थन चाहिए उन लोगों का, बहुत बड़ी मात्रा में, तब संविधान में संशोधन होता है। तो ये भारत का संविधान है। हम लोग इस फर्स्ट लेसन में इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। थोड़ा सा मैंने एक समरी के रूप में आपके सामने रखा है। आइए शुरू करते हैं इस लेसन को। इस अध्याय में हम फुटबॉल के खेल से अपनी बात शुरू करेंगे। आप में से ज़्यादातर बच्चों ने इस खेल के बारे में ज़रूर सुना होगा, बहुतों ने खेला भी होगा। तो अपने स्कूल में भी फुटबॉल खिलवाते हैं, आप में से कुछ ने खेला भी होगा। जैसा कि इसके नाम से ही अंदाजा हो जाता है, यह खेल पैरों से संबंधित है। फुटबॉल का एक नियम यह है कि गोलकीपर के अलावा कोई भी खिलाड़ी गेंद को बाह से छू नहीं सकता। आप भी जानते हैं फुटबॉल में जो गोलकीपर होता है वो हाथ से पकड़ सकता है बॉल को, बाकी सब पैर से ही उसको किक मारते हैं। गलती से भी अगर फुटबॉल किसी के हाथ से छू जाता है किसी खिलाड़ी से, तो उसको हैंड करके उसको पेनल्टी दे दी जाती है। सामने वाले बॉल जो है वो सामने वाली टीम को दे दी जाती है। तो केवल गोलकीपर छू सकता है हाथ से फुटबॉल में, बाकी के जो खिलाड़ी वो नहीं छू सकते। अगर किसी खिलाड़ी की बाह गेंद को छू जाती है तो इसे फाउल या गलत माना जाता है। कहने का मतलब यह है कि अगर खिलाड़ी फुटबॉल को हाथों में लेकर एक दूसरे को थमाने लगे तो उस खेल को फुटबॉल नहीं माना जाएगा, तो फिर वो हैंडबॉल होगा, वो फिर फुटबॉल नहीं माना जाएगा। हाथ से अगर खेलने लग गए फुटबॉल को तो वो फुटबॉल नहीं होगा, क्योंकि फुटबॉल शब्द ही फुट यानी पैरों से खेलने वाली बॉल। तो अगर हाथ से थमाने लग गए फुटबॉल को तो फिर वो फुटबॉल नहीं है, फिर वो हैंडबॉल है, हाथ से खेला जाने वाला। इसी तरह हॉकी या क्रिकेट आदि दूसरे खेलों के भी कुछ तय नियम होते हैं। इन नियमों से खेल को परिभाषित करने और अलग अलग खेलों के बीच में फर्क करने में मदद मिलती है। इन खेलों की तरह हर समाज के भी कुछ मूलभूत नियम होते हैं, जिनको कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स कहते हैं। मूलभूत नियम, हर समाज के भी कुछ मूलभूत नियम होते हैं। मूलभूत नियम को इंग्लिश में कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स कहते हैं। उन्हीं से समाज का स्वरूप तय होता है और अलग अलग समाजों के बीच में फर्क पता चलता है। बड़े समाजों में कई अलग अलग समुदाय एक साथ रहते हैं, वहां नियमों को आम सहमति के जरिए तय किया जाता है। आधुनिक देशों में यह सहमति आमतौर पर लिखित रूप में पाई जाती है। तो लोग समाज, अलग अलग प्रकार के समाज होते हैं, उनमें नियम कायदे होते हैं। तो जो छोटे समाज होते हैं उनमें मौखिक रूप से हो जाता है, लेकिन जो बड़े समाज होते हैं
वहां पर बड़े समाजों में फिर लिखित में इन चीजों को लिख करके रखा जाता है, भाई नियम क्या है, क्योंकि फिर उसमें ज्यादा कंट्रोवर्सी होने की गुंजाइश रहती है, मतभेद हो सकते हैं, कोई कुछ कह सकता है, कोई कुछ कह सकता है। इसलिए आधुनिक देशों में भी और बड़े बड़े जो समाज है, जो डेवलप्ड सोसाइटीज है या जो विकसित समाज है, वहां पर लिखित रूप में इन नियमों को रखा जाता है। जिस दस्तावेज में हमें ऐसे नियम मिलते हैं उसे संविधान कहा जाता है। तो संविधान क्या हो गया, एक तरह के लिखित नियम हो गए। तो अभी तक जो हमने पैराग्राफ में पढ़ा है उसके अंतर्गत संविधान क्या है, लिखित नियम है किसी भी समाज के, जिसके आधार पर वो समाज चलता है, उसको परिभाषित किया जा सकता है या उसको किसी और से अलग अंतर किया जा सकता है। कक्षा 6 और 7 में भी सामाजिक व राजनीतिक जीवन की पाठ्य पुस्तकों में हम भारतीय संविधान पर चर्चा कर चुके हैं। इन किताबों को पढ़कर क्या कभी ये सवाल आपके भीतर पैदा हुआ कि हमें संविधान की जरूरत क्यों पड़ती है? क्या आपने ये जानने की कोशिश की कि संविधान कैसे लिखा गया या उसे किसने लिखा था? इस अध्याय में हम इन्हीं मुद्दों पर चर्चा करेंगे और भारतीय संविधान की मुख्य बातों पर ध्यान देंगे। ये बातें भारतीय लोकतंत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। इस पुस्तक के विभिन्न अध्यायों में इनमें से कुछ बातों पर विशेष जोर दिया जाएगा। ये भारतीय संविधान है, पहला लेसन है, अध्याय 1 भारतीय संविधान। इसकी कुछ समरी प्रीव्यू हमने पढ़ा है। अब इसका सेकंड ये पेज है इस लेसन का। किसी देश को संविधान की जरूरत क्यों पड़ती है? तो जैसा कि अभी अपन ने फर्स्ट पैराग्राफ में पढ़ा कि संविधान क्या है, वो नियम है जिन जिन नियमों से कोई समाज चलता है। तो समाज में सारी चीजें नियम से चले, कोई मनमर्जी नहीं कर सकता, नियम सबको मानने पड़ते हैं। तो ये आवश्यकता होती है नियमों की, और लिखित में रहने से नियमों को कोई चेंज नहीं कर सकता। अदरवाइज क्या होगा, कोई जो भी आदमी पावर में होगा वो अपने हिसाब से नियम बना देगा। इसलिए लिखित में नियम रखना जरूरी है, संविधान की इसीलिए आवश्यकता पड़ती है। आइए इसमें क्या लिखा है ये पढ़ते हैं कि किसी भी देश को संविधान की जरूरत क्यों पड़ती है। आज दुनिया के ज्यादातर देशों के पास अपना संविधान है। एक मिनट, जस्ट ए मिनट, यस। आमतौर पर सभी लोकतांत्रिक देशों के बारे में उम्मीद की जा सकती है कि उनके पास संविधान जरूर होगा। लोकतांत्रिक देश क्या होते हैं? जहां पर जनता का शासन होता है, जनता अपना शासक खुद चुनती है, डेमोक्रेटिक कहते हैं इंग्लिश में इसको। जैसे वोट डालती है जनता और अपने जो प्रतिनिधियों को चुनती है और वही सरकार चलाते हैं। इस तरह की जो व्यवस्था होती है जहां पर लोकतंत्र कहलाता है, जहां लोगों का तंत्र होता है, जनता का शासन होता है, किसी राजा का शासन नहीं होता। तो लोकतांत्रिक देशों में इस बारे में उम्मीद की जा सकती है कि उनके पास संविधान जरूर होगा, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि जिन देशों के पास अपने संविधान होते हैं वे सभी लोकतांत्रिक देश ही होंगे। यानी संविधान क्या है? संविधान लिखित में नियम है। तो जरूरी नहीं कि लोकतांत्रिक देशों में ही लिखित नियम हो सकते हैं। मान लो किसी देश में राजा का शासन है, मोनार्ची है, वहां पर भी राजा अगर मान लो चाहता है कि सारे नियम लिखित में होने चाहिए तो वो भी संविधान रख सकता है। तो ये जरूरी नहीं है कि कहीं पर अगर संविधान है तो वो लोकतांत्रिक ही देश होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। संविधान कई उद्देश्यों की पूर्ति करता है। पहला, यह दस्तावेज उन आदर्शों को सूचीबद्ध करता है जिनके आधार पर नागरिक अपने देश को अपनी इच्छा और सपनों के अनुसार रच सकते हैं। संविधान कई उद्देश्यों की पूर्ति करता है। पहला उद्देश्य क्या है? आदर्श। यहां पर आदर्श शब्द महत्वपूर्ण है कि जो नागरिक है उस देश के, वो किन आदर्शों को मानते हैं। यानी आदर्श क्या होते हैं? जिनके जैसा हम बनना चाहते हैं। जैसे भगवान राम हमारे आदर्श हैं, या जो श्रेष्ठ लोग हैं वो हमारे आदर्श होते हैं, जिनमें हम दर्शन करते हैं। आदर्श यानी जिनको हम दर्शन करना चाहते हैं, जिनमें हम अच्छी बातों का दर्शन करते हैं, जिनके जैसा हम बनना चाहते हैं। तो जो पहला जो उद्देश्य है
संविधान का ये दस्तावेज, जो संविधान का दस्तावेज है, उन आदर्शों को सूत्रबद्ध करता है। यानी उन आदर्श, वो आदर्श संविधान में होते हैं जिनके आधार पर नागरिक अपने देश को अपनी इच्छा और सपनों के अनुसार रच सकते हैं। यानी संविधान ही बताता है कि हमारे समाज का मूलभूत स्वरूप क्या हो, कैसा होना चाहिए समाज, हमारा देश कैसा होना चाहिए, ये संविधान हमें बताता है। अब वैसा है कि नहीं है वो अलग बात है, लेकिन होना कैसा चाहिए देश, आदर्श तो उसी को कहते हैं। आदर्श यानी जिसके जैसा हम बनना चाहते हैं, अभी है या नहीं है वो अलग चीज है, लेकिन बनना चाहते हैं उसके जैसा। ऐसे ही देश को हम कैसा बनाना चाहते हैं, ये संविधान बताता है कि देश कैसा होना चाहिए। तो यानी संविधान ही हमें बताता है कि हमारे समाज का मूलभूत स्वरूप क्या हो। देश के भीतर आमतौर पर कई समुदाय रहते हैं, उनके बीच कई बातें समान होती है, लेकिन जरूरी नहीं कि वे सारे मुद्दों पर एक दूसरे से सहमत हों। संविधान नियमों का एक ऐसा समूह होता है जिसको एक देश के सभी लोग अपने देश को चलाने की पद्धति के रूप में अपना सकते हैं। देखो, कई धर्मों के लोग रहते हैं देश में, कई पंथों के लोग रहते हैं, कई विचारों के लोग रहते हैं, सबका अपना अपना तरीका हो सकता है जीवन जीने का, लेकिन संविधान एक कॉमन चीज होती है जिसको सब लोग मानते हैं। तो संविधान वो कॉमन चीज है जिसको सब लोग स्वीकार करते हैं। अपने जीवन जीने का तरीका अलग हो सकता है, लोगों का मत अलग हो सकता है, पंथ अलग हो सकता है, लेकिन संविधान एक कॉमन चीज हो गई। ये देखिए, इसमें संविधान नियमों का एक ऐसा समूह होता है जिसको एक देश के सभी लोग अपने देश को चलाने की पद्धति के रूप में अपना सकते हैं। इसके जरिए वे न केवल ये तय करते हैं कि सरकार किस तरह की होगी, बल्कि उन आदर्शों पर भी एक साझी समझ विकसित करते हैं जिनकी हमेशा पूरे देश में रक्षा की जानी चाहिए। यानी दो प्रकार की चीजें आ गई देखो इसमें, कि दो प्रकार की चीजें संविधान के द्वारा तय करते हैं नागरिक। एक तो कि सरकार किस तरह की होगी, ये संविधान के द्वारा नागरिक लोग जो हैं, नागरिक संविधान के द्वारा ये तय करते हैं कि सरकार किस तरह की होगी। एक तो ये, दूसरा कि उन आदर्शों पर, और आदर्श कौन से होंगे, यानी देश के आदर्श कौन से होंगे। एक तो सरकार किस तरह की होगी, संविधान इस बात को तय करता है नागरिकों की ओर से। दूसरा, देश के आदर्श कौन से होंगे। आदर्श मैंने अभी अभी बताया आपको कि जिसके जैसा हम बनना चाहते हैं, जिसको हम बहुत श्रेष्ठ मानते हैं, वो आदर्श कहलाते हैं। तो दो प्रकार की चीजें संविधान के द्वारा तय होती है नागरिकों के लिए। नागरिक तय करते हैं, संविधान नागरिकों को अधिकार देता है, तो नागरिक संविधान के द्वारा इस बात को तय करते हैं, एक तो कि सरकार कैसी होगी, दूसरा कि आदर्श कैसे होंगे देश को। और वो जो आदर्श होंगे वो सबके आदर्श होंगे, उस देश के जितने भी लोग रहते हैं उसमें, अलग अलग धर्मों के, अलग अलग पंथों के, अलग अलग विचारों के, लेकिन सब लोग, संविधान में जो चीजें हैं वो सब लोग मानते हैं उन चीजों को, भले ही वो किसी भी धर्म के हैं, किसी भी पंथ के हैं, किसी भी समुदाय के हैं, लेकिन संविधान में जो लिखा है उसको सब लोग मानते हैं। और उन आदर्शों के लिए एक साझी समझ विकसित हुई है। यानी साझी का मतलब है मिली जुली समझ सब लोगों की विकसित होकर के वो संविधान बना है, जिसकी हमेशा पूरे देश में रक्षा की जानी चाहिए। तो संविधान एक ऐसी चीज है जो किसी एक मत पंथ या समुदाय के लिए नहीं है, बल्कि उस देश में रहने वाले हर व्यक्ति के लिए है, और हर व्यक्ति उसमें अपनी जो सहमति है वो व्यक्त करता है। तो और संविधान दो प्रकार की चीजों को तय करता है नागरिकों के लिए, एक तो सरकार कैसी हो, और दूसरा उस देश के आदर्श कैसे हों, देश को कैसा बनना है, ये सब लोग मिलजुल करके तय करें। और जो संविधान में लिखा हुआ है वो सबको मानना, उसको मानना होता है संविधान को। कोई ये नहीं कह सकता कि मैं संविधान को नहीं मानता। ये सबकी मिलजुल करके बना हुआ होता है संविधान, सबकी राय लेकर के और सबके हितों की रक्षा करने के लिए, या देश अच्छी रास्ते पर कैसे चल सकता है उस बात को सोच करके संविधान बनाया जाता है। और जब संविधान बन जाता है तो सबको उसको मानना होता है और सबके हितों की रक्षा उसमें संलग्न होती है। यहां पर एक साइड में भी एक बॉक्स दिया हुआ है, उसको भी देख लेते हैं क्या है। 1934 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने
संविधान सभा के गठन की मांग को पहली बार अपनी अधिकृत नीति में शामिल किया। 1934 वो समय है जब आजाद नहीं हुआ था भारत 1947 में आजाद हुआ था, यानी आजादी से पहले की बात है। कांग्रेस आजादी से पहले ही बन गई थी। तो कांग्रेस ने पहली बार मांग रखी अंग्रेजों के सामने कि संविधान बनना चाहिए भारत का, यानी कुछ नियम कायदे होने चाहिए भारत के जो संविधान की शक्ल में हो। तो 1934 में ये पहली बार मांग रखी गई अंग्रेजों के सामने भारत की लोगों की ओर से, कांग्रेस की तरफ से। कांग्रेस उस जमाने में कांग्रेस ही एक संगठन था जो सब भारतीयों का प्रतिनिधित्व करता था। उस समय पार्टियां नहीं थी कोई सी भी, केवल एक कांग्रेस एक संगठन बना हुआ था जो उसी के थ्रू सब लोग अपनी बात रखते थे अंग्रेजों के सामने। तो उन्होंने उस कांग्रेस ने, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नाम था उस समय उसका, 1934 में पहली बार ये संविधान के गठन की मांग रखी अंग्रेजों के सामने। केवल भारतीयों को लेकर बनने वाली एक स्वतंत्र संविधान सभा की यह मांग, और उसमें यह क्या रखा इन कांग्रेस ने अंग्रेजों के सामने कि उसमें भारतीय लोग ही होने चाहिए। संविधान सभा बने, कुछ विद्वानों को उसमें रखा जाए और वो संविधान बनाए, लेकिन उसमें केवल भारतीय लोग होने चाहिए उस संविधान सभा में। कि केवल भारतीयों को लेकर बनने वाली एक स्वतंत्र संविधान सभा की यह मांग दूसरे विश्व युद्ध के दौरान और तेज हो गई। यानी सबसे पहले 1934 में रखी ये मांग, फिर दूसरा विश्व युद्ध हुआ तो और ज्यादा तेज गति से ये मांग हुई, और अंततः दिसंबर 1946 में, यानी आजादी से एक वर्ष पहले, संविधान सभा का गठन किया गया। यानी जब अंग्रेजों को लग गया ये पूरी तौर पर कि अब हम इस देश में नहीं रह सकते, ये देश हमें छोड़ के जाना पड़ेगा, एक साल पहले उनको एहसास हो गया था, तो उन्होंने फिर संविधान सभा का गठन किया। पृष्ठ 2 पर दिए गए चित्र में संविधान सभा के कुछ सदस्यों को दर्शाया गया है। अगला जो पृष्ठ आएगा उसमें संविधान सभा के कुछ सदस्यों को दर्शाया गया है। दिसंबर 1946 से नवंबर 1939 के बीच, 1950 में संविधान लागू हो गया था, तो उससे एक साल पहले की बात। 1946 में संविधान सभा बनी, अंग्रेजों ने बनाई वो, हालांकि भारतीय थे सारे, लेकिन अंग्रेजों ने बनाई संविधान सभा, या उनके द्वारा उसको माना गया संविधान सभा को। और दिसंबर 1946 से लेकर के नवंबर 1949 के बीच संविधान सभा ने स्वतंत्र भारत के लिए नए संविधान का एक प्रारूप तैयार किया। देखो कितने साल लगे, 46 से 47, 48, 49, 3 साल लगे। 150 साल की अंग्रेजी हुकूमत के बाद भारतीयों को आखिरकार अपनी नियति और भविष्य तय करने का मौका मिला था। यानी ये जो संविधान बना, 3 साल लगे। इन 3 सालों में ये जो संविधान बनाने का मौका मिला भारतीयों को, संविधान क्या था? अपनी भविष्य को तय करना था एक तरह से। भाई आप जो क्या नियम बना रहे हो जिससे आप चलाओगे देश को, वही तो संविधान होता है। तो भारतीयों को अपनी नियति यानी अपना भविष्य तय करने का एक मौका मिला था। संविधान के सदस्यों ने स्वतंत्रता संघर्ष से उपजे महान आदर्शों को ध्यान में रखते हुए इस काम को गंभीरता से अंजाम दिया। संविधान सभा के कामों के बारे में आप इसी अध्याय में आगे पढ़ेंगे। बगल में दिए गए चित्र में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू संविधान सभा को संबोधित कर रहे हैं। ये अपनी संविधान सभा को, ये जवाहरलाल नेहरू है, टोपी पहन रखी है इन्होंने, और ये संविधान सभा है जो संविधान बनाने वाले लोग थे। संविधान सभा जो बनी थी, कब बनी संविधान सभा? देखो ध्यान रखना है ये बात कि दिसंबर 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया और नवंबर 1939 तक ये रही। इसके बाद में फिर 1950 में संविधान लागू हो गया अपने देश का। तो ये संविधान सभा को संबोधित कर रहे हैं देश के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। और संविधान सभा ने बहुत ही गंभीरता से संविधान बनाया भारत का, क्योंकि एक तरह से वो भारत का भविष्य था, इसलिए उनमें गंभीरता से संविधान को बनाया गया। डियर स्टूडेंट्स, द टाइम इज ओवर फॉर टुडे। आज के लिए समय पूरा हो गया है। वी विल स्टडी द नेक्स्ट पेज इन आवर नेक्स्ट वीडियो। हम लोग अगला पेज अगले वीडियो में पढ़ेंगे। एंड इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग बुक फॉर अस। अपने लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक है ये। इसमें बहुत सारे नए नए फैक्ट्स, नई नई बातें हम लोग पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही।
अगले वीडियो में आगे की स्टडी को हम कंटिन्यू रखेंगे। चीज़ों को समझते रहिए ध्यान से, कंसंट्रेशन के साथ वीडियोस देखिए। हर सब्जेक्ट का वीडियो पूर्ण एकाग्र चित्तता के साथ देखिए और जो भी वर्क दिया जाता है उसको कंप्लीट कीजिए और नोटबुक शो कीजिए हर सैटरडे को 8 to 10 AM, और अपना वर्क अच्छी हैंडराइटिंग में करें। और जो वर्क आपको नोटबुक में आप करते जा रहे हैं उसको लर्न भी करते जाएं, उसको केवल रिटर्न वर्क करके नहीं छोड़ें बल्कि उसको लर्न भी करते जाएं। ओके डियर स्टूडेंट्स, सी यू एंड बाय।